तो आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके तृणमूल कांग्रेस से बड़े चेहरे टूट रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी इंडिया टीवी पर। विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर कि आप टीएमसी को तोड़कर अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना देखिए, जहां हमारी 3 ही एमएलए और 2 एमपी था इसी छोटी पार्टी। हमने लड़ाई करके लोगों का मन जीता, आशीर्वाद मिला, हम 18 एमपी भेजे हैं। लेकिन सत्ता में जो पार्टी है वहां से टूट कर कोई मंत्री एमएलए आता है तो हमारा गुनाह क्या है? असल में जो पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है टीएमसी, वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। अलग अलग पार्टी से लोग आके वहां मिले थे, अब लोग अलग हो रहे हैं, जिसका कोई विचारधारा नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कार्य पद्धति नहीं है, कोई संगठन भी नहीं है। एक मूवमेंट था सीपीएम के खिलाफ, लोग उसमें मदद किया था। बंगाल में जो लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, लोगों को जीना हराम कर दिया था, उससे बचने के लिए लोगों ने ममता को अपनाया था। लेकिन आज वो हताश हुए लोग, उससे भी बदतर हालत है बंगाल की। तो इसलिए कोई अगर उस पार्टी को छोड़ करके विकल्प रूप में भाजपा को स्वीकार करता है, बंगाल का परिवर्तन में दम लगाता है, तो हम खाली स्वागत करते हैं। तो इसमें हमारा क्या दोष है? लेकिन सौगत रॉय तो ये कह रहे हैं कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी को नियंत्रण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने धोखा दे दिया और आपकी पार्टी उनका स्वागत कर रही है। नहीं, जो टीएमसी में है लोग, वो ओरिजिनल टीएमसी तो 25 साल पहले था ही नहीं। वो सारे लोग धोखाबाज हैं। कांग्रेस से आए, टीएमसी से, सीपीएम से, दूसरे पार्टी से आए, तो उनको क्या अधिकार है आरोप लगाने के लिए? कोई अच्छा विकल्प में जाता है समाज के लिए काम करने के लिए, तो उसको गद्दार बोलना, धोखाबाज बोलना, ये कौन सा कल्चर है? अच्छा, यानी आप ये मान रहे हैं ना कि शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? ये तो आप लोगों के माध्यम से मेरे पास खबर आ रही है कि ज्वाइन करने वाले हैं, आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले 3 सिटिंग एमपी हमारे पार्टी में आ चुके हैं टीएमसी, उसमें मुकुल आदमी हैं, और लगभग 10-12 एमएलए आ चुके हैं। तो क्यों आ रहे हैं? ये तो उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि पार्टी में क्या कमी है, क्या गड़बड़ है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, पद है तो प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है, इसलिए लोग आ रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं। नहीं सर, आप ये थोड़ा सा क्लियर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से खुशी बीजेपी में दिखाई दे रही है, उसके बाद तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह जी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्या ये सही है? देखिए, 6 साल से चर्चा मैं सुन रहा हूँ, अभी 2 महीना में ये जोर पकड़ा है। हम तो खुश हैं, हम किसी का लूट करके खुश नहीं है। हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात एक करके लड़ाई कर रहे हैं, सब लोगों ने हमको वोट दिया है। हम यहाँ बड़ा विरोधी पार्टी के रूप में उभरे हैं और 2021 में सत्ता परिवर्तन भी हम करा देंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमारा भरोसा है। वो विचारधारा और आदर्श के लिए लड़ते हैं। 132 कार्यकर्ताओं की बलिदान हुई है इस राजनीतिक संघर्ष में। 28-29 हजार केसेस हमारे ऊपर चल रहा है, फॉल्स केसेस। ये सारा झेल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई अगर हमारे साथ हाथ बटाने के लिए आता है, बंगाल का विकास के लिए जोड़ता है, तो हम उसको स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल के अधिकारों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। कोई ऐसा दिखाए तो, कोई घटना उदाहरण तो दें, कहां कर रहे हैं। संविधान और सिस्टम के बाहर भाजपा कुछ कर रही है, बल्कि सिस्टम को, संविधान को ताक में रख करके वो सारी काम कर रही है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। अब ताजुब होंगे, 118 कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव 1.5 साल से रुका हुआ है। क्यों? कानून व्यवस्था उसके लायक नहीं कि चुनाव किया जाए। हैदराबाद में, लद्दाख में, राजस्थान, आसाम में चुनाव हो सकता है, बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ चुनाव हुआ पंचायत का, तो 34% सीट में किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया। गुंडा पुलिस मिल करके लड़े, हमारे लोगों का हाथ पांव तोड़े। तो कहाँ उनको ये सब बात बोलने का कोई अधिकार है? जिस ढंग से उन्होंने आक्रमण करते हैं गवर्नर को व्यक्तिगत तौर पर, असम्मान करते हैं, ये कहीं नहीं दिखाया जाता है, केवल बंगाल में। खुद भी ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि दरअसल राज्यपाल के जरिए, गवर्नर के जरिए वो पश्चिम बंगाल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को चलाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो जो मनमर्जी करती हैं, उनका कोई आलोचना करे, उनको सहन नहीं है। हम उसको विरोध करते हैं, हमारे ऊपर केसेस देते हैं, मारते हैं। गवर्नर को तो मार नहीं सकते, फिर भी उनका गाड़ी रुकाया जाता है, उनका काला झंडा दिखाया जाता है, उनके नाम पर गलत शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन गवर्नर अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई तो है, वहां शिकायत करें। उनको व्यक्तिगत आक्रमण क्यों कर रहे हैं? ये तानाशाह चल रहा है। तानाशाही को कोई अगर चैलेंज करता है तो उनका कतई मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी का कहना तो दरअसल ये है कि वो तानाशाह नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी डकैतों की पार्टी है।
नहीं, ये तो हम बोलेंगे तो आप बोले आप विरोधी बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं। उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई सज्जन वहां टिक नहीं सकता है, और इसलिए छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। सत्ता में बैठा हुआ पार्टी को छोड़ देता है मंत्री, एमएलए, एमपी, तो बिल्कुल ये तो सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, तभी हैरानी होती है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे इतने पश्चिम बंगाल के इतने बड़े लीडर जो ना सिर्फ पार्टी में रहे हैं, जिन्हें पद भी मिला है, सम्मान भी मिला है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं तब हैरानी होती है। पद भी था, सम्मान भी था, फिर क्या हो गया? नहीं, उनके जैसा और भी मंत्री, एमपी, कॉर्पोरेशन का मेयर, चेयरमैन, दूसरे नेता, और लगातार बयान दे रहे हैं रोज तो नया नया। तो क्यों बोल रहे हैं? ये सारे धोखाबाज हैं, ये सारे षड्यंत्रकारी हैं। तो ममता बनर्जी आपने गिरावान में झांके कि लोगों को मजदूर जैसा, कर्मचारी से जैसा ट्रीट करती है। आज लोगों के पास आज तक विकल्प नहीं था, इसलिए टिके थे लोग। आज उनको लग रहा है कि बेहतर विकल्प आया भाजपा, चलो वहां जाके बंगाल के लिए काम करें। आपका एक ट्वीट था और आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदल और बदला दोनों तरह से बंगाल की जनता जवाब देगी। लाल किताब में सब कुछ लिखा जा रहा है। बदल तो समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब बदल जाएगी, लेकिन ये बदला पॉलिटिक्स का आपका क्या मायने थे? जो लोग हमारे ऊपर फॉल्स केसेस डाल रहे हैं, हमको दौड़ दौड़ दौड़ा रहे हैं, हजारों लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं पुलिस के डर से, हजारों लोग जेल में हैं, और 132 लोगों को मार के टांग दिया जाए पेड़ में, उसका हम बदला लेंगे और कानूनी ढंग से ही लेंगे। कानूनी तरीके से लेंगे, लेकिन आपके शब्द तो कुछ और थे। बदला पॉलिटिक्स के शब्द कुछ और इशारा कर रहे थे। जो भाषा समझता है जी, जो भाषा समझता है उसी भाषा में हम बोलते हैं। आप हमको मार के टांग सकते हैं, हम बोल दिया कि हाथ पांव तोड़ेंगे तो हम गुनाहगार हो गए हैं क्या? हमारे ऊपर केसेस होगी। अब जो खून करता है उसका ऊपर एफआईआर तक नहीं होता है। जंगल राज चल रहा है। और तभी ममता बनर्जी कह रही है कि दरअसल बीजेपी, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर में दखल देने की कोशिश कर रही है। उनकी बात अगर सही होती तो लोग हमको नकार देते, उन्हीं को सर पर लेके बैठते। उनका 12 एमपी सीट गायब कैसे हो गया है? उन्होंने स्लोगन दिया था 42 में 42 सीट चाहिए, दीदी को चीफ मिनिस्टर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ऐसे लोगों ने नारा लगाया था। हमने इतना ही बोला था 19 में हाफ और 21 में साफ। लोगों ने हाफ किया है, 21 में 42, हमको 18 सीट लोगों ने दिया 42 में, और 2021 में 200 सीट जरूर देंगे, हमारा सरकार बनेगा यहाँ। पश्चिम बंगाल में अब एआईएमआईएम भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वो भी उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर मुस्लिम संख्या बहुलता में है। आपको कोई डर नहीं? देखिए, देश में कई राज्यों में उनका काम है, एमएलए एमपी भी है। आज बंगाल की जो मुसलमान है वो सबसे दयनीय स्थिति में है। तो मेरा कहना नहीं, मैं भी बोला, और प्रचार कमेटी का रिपोर्ट है। पिछले 70-75 साल में ये सारे पार्टी राज करने के बाद मुसलमानों का जो हिमायती करते हैं उनकी हालत ऐसी क्यों है? और इसके सुधारने के लिए कोई मुस्लिम पार्टी आता है तो उसका अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता है। ये मामला एमआईएम का है और टीएमसी का है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। ये मामला एमआईएम और टीएमसी का, इसका क्या अर्थ समझा जाए दिलीप जी? क्या मुसलमान वोटर माइनॉरिटी वोट टीएमसी को मिलता है? नहीं, टीएमसी को माइनॉरिटी वोट मिलती है और उससे जीतते हैं। आज उनको डर लग रहा है एमआईएम आएगी तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगी, तो टेंशन उनको है। हमें ना मुस्लिम को भी मिला है, ना बहुत ज्यादा हम उम्मीद करते हैं। नहीं, दरअसल टीएमसी तो ये कह रही है कि एआईएमआईएम के आने से बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, और बीजेपी के इशारों पर ही एआईएमआईएम जो है, जैसे बिहार में आई वैसे बंगाल में आ रही है। देखिए, हम किसी के भरोसा में बंगाल का परिवर्तन करने नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, और बंगाल का लोगों का भी भरोसा है। तभी ना लोगों ने हमको 2 करोड़ 32 लाख वोट किया है, और इसी का आधार पर हम बंगाल जीतेंगे। एक और बयान जो आया है गिरिराज सिंह जी का, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल में हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है? आपके जो आते हैं प्रतिनिधि, उनको पूछिए। 10-10 किलोमीटर बॉर्डर में, बांग्लादेश का बॉर्डर में आज हिंदू कल्चर को मनाना, उत्सव मनाना मुश्किल हो गया है, हिंदुओं को टिकना मुश्किल हो गया है, और जगह जगह सांप्रदायिक दंगा हो रही। देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं है, यहाँ हर साल में ऐसा होता है। अभी भादुड़िया
और बसीरहाट में हुआ है, उसके पहले आसनसोल रानीगंज में हुआ है, कालिया चौक धुलागढ़ में हुआ है, और लगातार सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, हिंदुओं का बॉर्डर से पलायन हो रही है, हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार, खून, महिलाओं की तस्करी हो रही है। तो ये सब जानते हैं, कानून व्यवस्था टूट चुकी है। बांग्लादेश से जमात, सिमी, अलकायदा के लोग आकर के यहाँ आतंकवादी और घटनाएं घटा रहे हैं, और मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। ये सारी बातों से किसी को भी लगेगा, और हजारों की संख्या में गाय तस्करी बंगाल से बांग्लादेश को होता है, तो इससे स्वाभाविक लगना है कि हिंदुओं की हालत खराब हो रही है। तो कोई भी ये इसको जानता है और बोलते भी हैं लोग। दिलीप जी, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी बता दें। देखिए, चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो तय करते हैं। मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझे पार्टी खड़ा करने का, लड़ने के लिए मौका दिया है पार्टी ने, मैं इतना कर रहा हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको लखनऊ ले चलेंगे और बताएंगे लग्जरी बसों में आखिर कैसे लगी भीषण आग।